हेलो। देखिए, आज से आपका एक नया कानून भी शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। यानी कि हिंदी में कहा जाता है संपत्ति संपत्ति अंतरण अधिनियम अधिनियम 1882। इसको प्री के लिए और मेंस के लिए भाई आपका अलग अलग कॉपी बना लेना है। ये टीपीए चूंकि नए मॉडल से क्वेश्चन बन रहे हैं और जो पुराना नोट्स कुछ लोगों को दिया गया है उससे आपका माने उत्तराखंड में जो मॉडल बना था उससे कवर नहीं हो पा रहा है पूरा। तो उसका अच्छा तरीका ये है कि अभी समय भी है और अच्छा नोट्स एक नया बना लिया जाए। तो आपको लिखवाया भी जाएगा। अभी तो एक दो दिन केवल प्री के लिए ही चलेगा, सामान्य बात है। देखिए, जब भी कोई कानून पढ़िए तो थोड़ा शब्दों पर ध्यान दिया जाता है। शब्द पर ये ध्यान दिया जाता है, पहला शब्द है प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति, दूसरा है ट्रांसफर और तीसरा है आपका अधिनियम। अर्थात इस कानून का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? तो शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि यह जो कानून है या यह जो एक्ट है ये प्रॉपर्टी या संपत्ति को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि एक व्यक्ति से संपत्ति दूसरे व्यक्ति को कैसे दी जाएगी, उस प्रावधान उन प्रावधानों का ये कानून उल्लेख करेगा। सबसे बड़ी कमी टीपीए या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की ये है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर तो की करने का प्रावधान दिया गया है, लेकिन प्रॉपर्टी या संपत्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन पहला आपका ये बनता है कि टीपीए के किस सेक्शन में प्रॉपर्टी को परिभाषित किया गया है? तो प्रॉपर्टी को परिभाषित किया ही नहीं गया है। अब ये है यानी कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर का प्रावधान तो है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या होती है इसको आपका यह कानून बताता नहीं है। तो जब आगे हम बढ़ेंगे तो हम ये बताएंगे कि प्रॉपर्टी होती क्या है, पहला। दूसरा शब्द आपका ट्रांसफर या अंतरण है। ट्रांसफर शब्द को जरूर बताया गया है और ट्रांसफर शब्द की परिभाषा यानी कि अंतरण किसे कहा जाएगा, हस्तांतरण किसे कहा जाएगा, इसकी जो परिभाषा है आपका शुद्ध रूप से दी गई है और सेक्शन इसके लिए 5 काम करेगा। यानी कि टीपीए का कौन सा सेक्शन हमें पढ़ना है ट्रांसफर के लिए? 5। और लगातार बिहार में प्री और मेंस में ये क्वेश्चन आ रहा है, प्री में भी मेंस में भी। अभी हम शुरू करेंगे। और अधिनियम यानी कि कानून, यानी कि यह जो कानून हम शुरू कर रहे हैं यह संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कैसे हस्तांतरित की जाएगी उस बारे में प्रावधान ये बताएगा। दूसरा पॉइंट आपको शुरुआती दौर में ईयर उठाना है, यानी कि जो दूसरे पॉइंट पर हमें कवर करना है ये कवर करना है आपका 1882। इसके लिए संविधान में भी जाना पड़ेगा और शुरुआती दौर में कुछ संविधान के प्रावधान हम बताएंगे। एक प्रावधान हम बताएंगे आर्टिकल 372 का, फिर आपका बताया जाएगा 395 का, फिर आपका 395 के बाद आर्टिकल 13 का क्लाज 1 भी पढ़ना है। और इसी के साथ आपका दो आर्टिकल और हम पढ़ाएंगे, 32 और आपका 226।
इसी के साथ आपका जो पढ़ना है अनुच्छेद 226, और इसी के साथ आपका एक और प्रावधान पढ़ना है अनुच्छेद 13(3) का क्लाज बी, और तब आपका 1882 से कवर करना है। यानी कि एक प्रावधान, एक जो छोटे छोटे प्रावधान हैं उनको आप अच्छे से शुरुआती दौर में समझिए। देखिए, यह कानून चूंकि आपका 1882 में बना, उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था। अब समस्या देखिए कहाँ उत्पन्न होती है कि जब हम स्वतंत्र हो गए और हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, तो समस्या ये उत्पन्न होती है, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बन चुका है। समस्या ये उत्पन्न होती है कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को भारत में इन्फोर्स रहने या बने रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है। तो चूंकि यह कानून भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया और आज भी भारत में लागू है, तो उन संवैधानिक प्रावधानों को, उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनों को भी हमें देखना है जिस आधार पर यह कानून आज भारत में लागू है। तो सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद उठाएंगे? 372। देखिए अब एक एक करके इसमें समझाया जा रहा है। अनुच्छेद 372 संविधान पूर्व विधियों का अनुकूलन करता है, यानी कि एडाप्शन करता है। एडाप्शन का मतलब कि ग्रहण करता है, ग्रहण मतलब स्वीकार करता है। अर्थात ये क्वेश्चन जो है आपका इंटरव्यू में कई लोगों से पूछा जा चुका है। तो एक लाइन याद रखिए, और कानून भाई, जितने भी कानून अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे उसका भारत में वर्तमान में जो बने रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है वह एक ही आर्टिकल है, 372। जैसे कि एविडेंस एक्ट आपसे पूछ लिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट पूछ लिया जाए, आपका आईपीसी पूछ लिया जाए, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, तो क्या मार्क कराएंगे? 372। अभी हम बिहार का कैसे मॉडल बना पिछली बार उस पर भी आएंगे, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन ऐसा आपका वर्तमान में बन रहा है। अभी बिहार ने भी 2 क्वेश्चन बनाया था, दोनों हम यहीं बताएंगे। एक जे में बनाया था और एक एपीओ में, दोनों इसी में समाहित होंगे। 372 अनुच्छेद ये बताता है कि संविधान पूर्व विधियां, यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ होते हैं, यानी कि जो कानून 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में लागू थे उसको हम संविधान पूर्व विधि कहते हैं। तो संविधान पूर्व विधियां भारत में तब तक प्रवृत्त रहेंगी, तब तक इन फोर्स रहेंगी, तब तक बनी रहेंगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा या सक्षम विधायिका द्वारा उसे रिपील न कर दिया गया हो। रिपील मतलब निरसित न कर दिया गया हो, निरसित मतलब कि समाप्त न कर दिया गया हो। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को समाप्त करने का हक रखती है। क्योंकि जब तक अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून रिपील या निरसित या समाप्त न कर दिया जाए, तब तक वह कानून संविधान लागू होने के बाद भी भारत में इन फोर्स रहेगा। अब समस्या देखिए कहाँ बनती है। एक तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी कि हमारी संविधान सभा सक्षम थी कि वह अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रिपील करे। और बहुत अच्छा बिहार जे में ये क्वेश्चन बना भी था। अब देखिए आपका
संविधान के अनुच्छेद 395 के तहत हमारी संविधान सभा द्वारा अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 2 कानूनों को रिपील कर दिया गया है। और वह जो 2 कानून हैं, पहला है भारत शासन अधिनियम 1935 और दूसरा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। लेकिन लगाकर बिहार लेकिन वाला पूछा था, वहीं सतर्क रहना है आगे भी। लेकिन एक कानून को भारतीय संविधान सभा ने रिपील नहीं किया, और वह कानून भी आर्टिकल 395 में लिखा गया है कि इसके अंतर्गत ये शामिल नहीं है। वह कानून था प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एबोलिशन एक्ट 1949, यानी कि प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उत्सादन माने समाप्त, उत्सादन माने याद रखिए, एवोल्यूशन माने उसको क्या करना, उन्मूलन। अभी लिखवा देंगे हम इसको, पहले लेक्चर देखिए भाई। प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उत्सादन अधिनियम 1949 को रिपील नहीं किया गया है। अब प्रिवी काउंसिल के बारे में थोड़ा 2 मिनट अलग से जानना पड़ेगा। देखिए, प्रिवी काउंसिल कोई न्यायालय नहीं था। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बन चुका है यूपीजे में। प्रिवी काउंसिल के बारे में बताइए। प्रिवी काउंसिल न्यायालय नहीं था, एक एडवाइजरी काउंसिल थी, यानी कि सलाहकारी परिषद थी। तो ये सलाहकारी परिषद क्या करती थी, वह आपको अच्छे से दिमाग में बैठाना है। क्योंकि इंग्लैंड का शासन लगभग आधी दुनिया पर रहा है, यानी कि 50 से अधिक देशों पर था। तो उन देशों के न्यायालयों द्वारा, यानी कि इंग्लैंड के उपनिवेश देशों द्वारा, वहाँ के न्यायालयों द्वारा जो भी फैसला सुनाया जाता था, उस फैसले की जो सर्वोच्च अपील होती थी, वह इंग्लैंड के सम्राट के पास होती थी। किसके पास? इंग्लैंड के सम्राट। और इंग्लैंड के सम्राट को सलाह देने के लिए एक काउंसिल या परिषद बनी थी, जो उस मामले में इंग्लैंड के राजा को सलाह देती थी। और वह जो परिषद थी, प्रिवी काउंसिल, या शॉर्टकट में पीसी कहा जाता है। अब जब भारत आज़ाद हो गया, तो हमने अपना सुप्रीम कोर्ट बना लिया, और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अपीलीय अदालत भी है। वहाँ से बंद कर दीजिए, दिक्कत हो रही, ऊपर से हो, बंद कर दीजिए। अब कुछ असर हो, दिक्कत हो रही है तो बंद कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है, चल रहा है सब पंखे। देखिए, आपका प्रिवी काउंसिल अब हमारा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अपीली अदालत भी है, सर्वोच्च दांडिक अदालत भी है, सर्वोच्च सिविल अदालत भी है, सर्वोच्च संविधान का व्याख्या करता है, सब कुछ सर्वोच्चता है। तो अब प्रिवी काउंसिल में अपील नहीं जाती। तो इंग्लैंड की संसद ने 1949 ईस्वी में कानून बनाया, और कानून बनाकर, जो कानून हमने बताया, कानून बनाकर भारत से प्रिवी काउंसिल की अधिकारिता को समाप्त कर दिया। समाप्त हो गई अधिकारिता भारत से, लेकिन सतर्क रहना है, हमारी संविधान सभा ने उसे मान्यता नहीं दी। कानून तो समाप्त कर दिया, लेकिन उस कानून को हमारी संविधान सभा रिपील नहीं की, और इसीलिए वह कानून आर्टिकल 395 में प्रोटेक्ट किया गया है, संरक्षित किया गया है। तो यहाँ जो क्वेश्चन का आधार बनता है कि प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय भारत में वर्तमान में भी प्रवृत्त हैं, लागू हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है,
यही बिहार जे में क्वेश्चन बना था। तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस कौन सा आर्टिकल है? 395। क्यों? क्योंकि ये अनुच्छेद प्रीवी काउंसिल का जो कानून था, जो आपका कह सकते हैं कि इंग्लैंड ने पारित किया, उस कानून को हमारी संसद ने समाप्त नहीं किया। तो आर्टिकल 395 के तहत अंग्रेजों द्वारा बनाए गए दो कानूनों को हमारी संविधान सभा ने रिपील किया है, लेकिन एक को नहीं किया है। इसीलिए प्रीवी काउंसिल के निर्णय आज भी भारत में क्या है? लागू। आप लोग पढ़ते भी हैं। आपका जैसे आईपीसी में बारेंद्र कुमार घोष पढ़ लिए, आपका फिर महबूब साहब पढ़ लिए, कॉन्ट्रैक्ट में आपका मोहरी बीबी पढ़ लिए। तमाम आज भी हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं और उसको फॉलो भी किया जाता है। तो अलग बताया जाएगा। अगला ये भाई आगे देखा जाए, आर्टिकल 13 का क्लाज 1 भी देखना। हम यहाँ से उठाए हैं आपका संविधान के क्या पूर्व से। आर्टिकल 13 का क्लाज 1 समझिए। अनुच्छेद 13 का क्लाज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि संविधान पूर्व विधियों के बारे में है। यानी कि ऐसे कानून जो 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में लागू थे, तो अगर ऐसे कानून हमारे मूल अधिकारों के विपरीत हो, असंगत हो, तो वह उस मात्रा तक वायड होंगे, यानी कि बातिल होंगे या शून्य होंगे। बातिल भी कहा जाता है, वायड इंग्लिश शब्द है, और हिंदी उर्दू में बातिल कहा जाता है, हिंदी में शून्य कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है, ये पिछली बार आईएएस में भी बना था। आईएएस में ये बना था कि जो कानून यानी कि संविधान पूर्व जो कानून जिस मात्रा तक, जिस लिमिट तक हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं, उस लिमिट या मात्रा तक वह क्या होंगे? तो 4 ऑप्शन दिया था। देखिए शब्दों का ही जाल है। अवैध होंगे, असंवैधानिक होंगे, शून्य होंगे, वैध होंगे। तो भाई पहली वरीयता मैं फिर बता दूं, जब भी आप परीक्षा दीजिए, पहली वरीयता आपको बेयर एक्ट की भाषा को ही देनी है। अगर बेयर एक्ट की भाषा हूबहू ऑप्शन में है तो अपना दिमाग न लगाइए कि सर क्या बताए थे, उस बेयर एक्ट की भाषा पर ही गौर करिए। और बेयर एक्ट की भाषा आपका क्या कहती है? वार्ड। तो आप क्या मार कर आएंगे? वार्ड। फिर बिहार जे में इस बार, पिछली बार लोगों से यहीं के लोग भाई कई लोग मैंने दिए थे भी, तो पूछा भी गया था लोगों से कि वार्ड शब्द का प्रयोग आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है? तो एक लोग बता नहीं पाए, लेकिन आपको बता दिया जाए, आर्टिकल 13 के क्लाज 1 में भी और क्लाज 2 में भी वार्ड शब्द का प्रयोग है। तो वार्ड आपका, इसका मतलब क्या हुआ ये जानना है। चूंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 एक संविधान पूर्व की विधि है, अतः इसका मतलब ये हुआ कि अगर टीपीए का कोई भी प्रावधान हमारे संविधान के पार्ट 3 यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के किसी प्रावधान का वायलेशन करता है, उसके अगेंस्ट में है या उसके क्या है? विरोध में, तो टीपीए का वह प्रावधान उस मात्रा तक, उस लिमिट तक वाइड होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। यही नियम आपका हर एक कानून में चलेगा। याद रखिए, संविधान पूर्व जितने भी कानून हैं, उन सभी कानूनों में ये नियम अप्लाई होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वह एविडेंस एक्ट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे आईपीसी हो। और आगे हम आईपीसी जब पढ़ाएंगे तो उसमें 3 सेक्शन बताएंगे, जिसको कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर ही
वाइड घोषित किया है, 2 को पूरी तरह और 1 को आधा। आगे बताया जाएगा। अब आगे बढ़िए, आर्टिकल 13 का 1 हमने बताया। अब ये आता है कि जब उच्चतम न्यायालय को लगे कि ये प्रावधान टीपीए का फंडामेंटल राइट के विरोध में है, तो उच्चतम न्यायालय किस आर्टिकल के तहत उसे वाइड घोषित करता है? तो 32 के तहत। और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत करता है? 226। अब दूसरे एंगल से देखिए तो भाई शून्य घोषित करता है। अब आपका पूछा जाता है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? अभी बिहार में एक क्वेश्चन आया था आपका एपीओ में, यानी कि 4-5 क्वेश्चन कम से कम आज बताया जाए, जो आ चुका है अभी हाल में ही। आपका बिहार एपीओ में ये क्वेश्चन तत्काल ही अभी आया था कि भारत में किन न्यायालयों को अधिकारता है कि वह किसी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल यानी कि अवैध या शून्य या बातिल घोषित कर सकें। तो भारत में केवल 2 कोर्ट को ये पावर प्राप्त है। कौन कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत? 32। और हाई कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत? 226। यही पूछा गया था। सुप्रीम कोर्ट दिया था, हाई कोर्ट, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कराएंगे? दोनों। अब जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, इसको एक लाइन अलग से हम बता देते हैं। न्यायालयों की वह शक्ति जिसके द्वारा न्यायालय किसी अथॉरिटी या किसी प्राधिकारी द्वारा बनाए गए कानून को नल एंड वाइड घोषित करते हैं, अर्थात अकृत और शून्य घोषित करते हैं, या वाइड भी आ सकता है, घोषित करते हैं, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हैं, अवैध घोषित करते हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह लीगल जो वर्ड यूज करता है, वाइड। ये पूछ सकता है, हो सकता है कि शुद्ध आपका क्या है, तो शुद्ध कौन शब्द यूज किया गया है संविधान में? शून्य या वाइड। अभी आपका एक क्वेश्चन और आपका आया है, जो ये आईटी एक्ट का सेक्शन है आपका 66A, उसको सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल के वाद में वाइड घोषित कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि आज भी कार्यपालिका यानी कि पुलिस इस सेक्शन का यूज कर रही है और इसके तहत एफआईआर कर रही हैं। तो जब वाइड हो गया तो इसके तहत तो मुकदमा चलने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। तो फिर एक पीआईएल दायर किया कि ये तो भाई गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव को और तमाम लोगों को नोटिस जारी किया कि ऐसा क्यों आप लोग कर रहे हैं, जब हम अवैध घोषित कर दिए तो इसके तहत अब कोई कार्यवाही नहीं होगी। नोटिस जारी किया है। आगे देखिए आपका अगला पॉइंट आइए, आर्टिकल 13(3)B पर अब हमें आना है और इसी के साथ जो पढ़ना है आर्टिकल 366 का क्लाज 10 पढ़ना है। दोनों एक साथ पढ़िएगा। आर्टिकल 13(3)B और इसी के साथ कौन सा आर्टिकल? 366 का कौन सा क्लास? 10। इसमें देखिए क्या है, ये भी यूपीजे के इंटरव्यू में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन ये बना है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को क्या कहा जाता है? तो 26 जनवरी 1950 के पहले जो कानून बने थे भारत में, उनको एक स्पेशल नाम दिया गया, लॉ इन फोर्स या विद्यमान विधि। फिर एक बार समझिए इसको, लॉ इन फोर्स कहा जाएगा ऐसे कानूनों को जो 26 जनवरी 1950 के क्या बने थे पहले और आज भी क्या है, लागू। ये कहाँ लॉ इन फोर्स की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो आर्टिकल 13(3) के किस में? बी में।
और ला इन फोर्स को परिभाषित भी अलग से किया गया है किस सेक्शन में, 300 नहीं किस अनुच्छेद में, 366 के क्लास 10। तो दोनों को एक साथ पढ़िएगा, इंटरव्यू में आया है क्या कहा, यानी कि टीपीए एक कैसी विधि है, ला इन फोर्स है, यानी कि इसको हिंदी में विद्यमान विधि। तो ये याद करके इस प्रकार, यानी कि लास्ट में निष्कर्ष 2-3 निकला, बता दिया जाए तब आगे बढ़ा जाए। पहला निष्कर्ष ये निकला कि टीपीए को पढ़ने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस आपका आर्टिकल 372 है, ये पहला। दूसरा ये निकला कि टीपीए का नाम, एक कानून का नाम इसका हम क्या देंगे, संविधान क्या नाम देता है, तो ला इन फोर्स, यानी कि विद्यमान विधि। तीसरा निष्कर्ष ये निकला कि अगर टीपीए का कोई प्रावधान हमारे फंडामेंटल राइट के क्या होगा, विरोध में होगा, तो हमारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त है कि ऐसे प्रावधानों को नल एंड वायर्ड या बातिल या शून्य घोषित कर सके। किस आर्टिकल में शक्ति प्राप्त है, घोषित किया जाता है, ये शक्ति उत्पन्न होती है आर्टिकल 13 के क्लास 1 से। लेकिन आपका बंद कर दीजिए, हो अब आ रही है तो बंद कर दीजिए, थोड़ा देर फिर चला दिया जाएगा। देखिए आगे भाई आपका, और इस शक्ति का जो प्रयोग किया जाता है सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट करता है आर्टिकल 226। अब आगे बढ़ा जाए आपका, इसको लिखवाया जाएगा भाई, अभी लिखिए ना इसको, एक लिखवाने में तो कम लिखवाने रहता है। आइए देखा जाए आपका टीपीए का कुछ प्रावधान, अब इतिहास देखा जाए। अगला जो पॉइंट आपका पढ़ा जाता है वो इतिहास से पढ़ा जाता है। देखिए इतिहास में पहले हम एरो बना दे रहे हैं कि इतिहास में आपका क्या क्या टीपीए के लिए इतिहास में पढ़ना है। तो पहले हमें उठाना है इक्विटी या साम्या को। साम्या के बारे में हम रोम में साम्या पढ़ाएंगे, फिर इंग्लैंड में पढ़ाएंगे। इसके बाद आपका थर्ड लॉ कमीशन आएगा, यानी कि भारत में तृतीय विधि आयोग, तृतीय विधि आयोग आएगा, और इसके रिकमेंडेशन पर, इसकी सिफारिश पर क्या बन जाएगा, टीपीए। तो यहाँ आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है भाई, अलग से भी, और अलग से ये याद रखना है कि प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर क्या बनाया गया था, तो आईपीसी, और द्वितीय विधि आयोग की सिफारिश पर जो प्रथम बार सीपीसी बनी थी वह बनी थी, और थर्ड लॉ कमीशन की सिफारिश पर क्या बना, टीपीए। यानी कि तीनों आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, और तीनों प्रावधानों को आपको याद करना पड़ेगा। तो आइए इसका इतिहास देखते हैं हम। आपका टीपीए का पहले अब शुरुआती दौर में हिस्ट्री देखी जाती है अच्छे से। देखिए जो संपत्ति अंतरण अधिनियम में जो प्रावधान या प्रोविजन दिए गए हैं, ये प्रोविजन इंग्लैंड के इक्विटी कोर्ट, यानी कि साम्य न्यायालय द्वारा दिए गए जजमेंट हैं। अर्थात इंग्लैंड के साम्य न्यायालयों ने जो निर्णय दिया, ज़्यादातर उन्हीं जजमेंट को, उन्हीं निर्णयों को टीपीए में सेक्शन में पिरो दिया गया है। यानी कि सेक्शन में क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। अब ये है कि चूंकि ज़्यादातर सेक्शन आपका इक्विटी कोर्ट के निर्णय पर आधारित है, अतः टीपीए में केस ज़्यादा मिलेंगे, सेक्शन मिलेगा, और उस सेक्शन पर जो इंग्लैंड का क्या रहेगा केस, उसको पढ़ना है।
यानी कि धारा पढ़नी पड़ेगी और वह धारा किस केस पर बेस है, यानी कि इंग्लैंड के न्यायालयों ने किस केस में ऐसा निर्णय दिया और उसी निर्णय को कहाँ रख दिया गया, आपका कह सकते हैं कि टीपीए में। अब इक्विटी कोर्ट होता क्या है, ये कैसे निर्णय देता है, इक्विटी कोर्ट को कब समाप्त किया गया और वर्तमान में क्या नियम है, ये अच्छे से जानना है। और निश्चित तौर पर बिहार जे में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कोई इसमें माने शक नहीं है, निश्चित बनेगा एक क्वेश्चन। इक्विटी लैटिन के इक्विटास से बनी है और आपका इक्विटास का अर्थ होता है समतल करना या समता, यानी कि बराबरी, यानी कि आपका साम्य समता में विश्वास करती हैं। और ये आपका मैक्सिम भी इक्विटी में पढ़ना है, समता ही साम्य है, अर्थात साम्य समता में विश्वास करती हैं और असमता से नफरत करती हैं। ये साम्य का सिद्धांत है, जहाँ समता होगी वहीं साम्य होगा। और चूंकि समता का सामान्य नियम, इक्विटी का सामान्य नियम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में समाहित हैं, अतः 14 में जो 14 आर्टिकल हैं वह शुद्ध रूप से इक्विटी पर आधारित है, क्योंकि समता का नियम कहाँ दिया गया सामान्य तौर पे, आर्टिकल 14 में। तो साम्य का जो उत्पत्ति पूछी गई है बिहार में, कई बार गलत न हो, इक्विटी की उत्पत्ति रोम में हुई और रोम के प्रेटरों ने, प्रेटर यानी कि मजिस्ट्रेट आजकल के जैसे, रोम के प्रेटरों ने इसकी उत्पत्ति की। रोम के बाद ये आपका इंग्लैंड में पहुंची और अभी बिहार में पूछा भी गया था इसके पहले वाले जे में कि इंग्लैंड में किस न्यायालय को इक्विटी कोर्ट या साम्य न्यायालय कहा जाता था। तो चांसरी न्यायालय, याद रखे रहेगा कौन सा न्यायालय, जो चांसरी न्यायालय इंग्लैंड में था उस न्यायालय को ही साम्य न्यायालय कहा जाता था। लेकिन इंग्लैंड की संसद ने दो कानून बनाया और वह भी बिहार में पूछा जा चुका है इसके पहले वाले में, दो कानून बनाया और उन दो कानूनों द्वारा जो चांसरी न्यायालय था, गलत ना हो ये 3 क्वेश्चन बिहार का, 2 क्वेश्चन पिछली बार ही आया था इसमें, जो 2 कानून बनाया और इन कानूनों द्वारा इक्विटी कोर्ट को, इक्विटी कोर्ट मतलब कि कौन सा न्यायालय हमने बताया, चांसरी, को समाप्त किया। वह 2 कानून का सन पूछा था बिहार में, सन भाई याद रहे आपका, द जुडिकेटर एक्ट 1873 और 1875, हिंदी में उसे कहा जाता है न्याय तंत्र अधिनियम 1873 और 1875, इंग्लिश में द जुडिकेटर एक्ट कहा जाता है। अब इक्विटी होती क्या है, अब इस पर आया जाए। देखिए फिर एक बार भाई बैक होना पड़ेगा, इंग्लैंड में इक्विटी कोर्ट को समाप्त किया गया, इक्विटी को नहीं, इक्विटी आज भी कायम है। इक्विटी जो अलग से न्यायालय थे उनको कानून बनाकर क्या किया गया, समाप्त, ये याद रखना है। इक्विटी में होता क्या है पहले ये देखिए, जहाँ किसी विषय पर कोई कानून नहीं रहता वहाँ न्यायालय जस्टिस के आधार पर, अर्थात न्याय के आधार पर, आपका नेचुरल जस्टिस के आधार पर अर्थात प्राकृतिक न्याय के आधार पर, आपका गुड कंसेंस के आधार पर अर्थात शुद्ध अंतःकरण के आधार पर जो उचित होता है वह निर्णय सुनाता है। इसी को हम इक्विटी कहते हैं, अर्थात इक्विटी
आपका किस पर आधारित है? बिहार का फिर क्वेश्चन अभी पूछा गया था। तो इक्विटी किस पर आधारित है? कपट पर नहीं, बल्कि गुड कंसेंस पर, अंतःकरण पर। यानी कि जो अंतर आत्मा से जो आवाज आपकी निकलती है वही क्या है? इक्विटी। भाई अच्छे से इसको एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। भूमिका अभी चल रही है, अभी टीपीए शुरू नहीं हुआ। अभी टीपीए का क्या बताया जा रहा है? थोड़ा इतिहास एकदम जड़ से पहले पकड़ा गया है। यानी कि अगर पेड़ जड़ से मजबूत रहेगा तो लाख आंधियां आएंगी, भले एक दो पत्ते गिर जाए लेकिन पेड़ नहीं उखड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जड़ से कानून को पढ़ेंगे तो लाख कठिन क्वेश्चन आए, भले दो तीन गलत हो जाए लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आप क्या कर लेंगे? हाँ कर लेंगे। लेकिन जड़ आपकी क्या होनी चाहिए? मजबूत। और वहीं जड़ मजबूत किया जा रहा है। और अब तक आपका बिहार का ही 6 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। अभी बिहार में मैंने पिछले बार ही आया, तो भाई तमाम क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी पूछा भी गया था इक्विटी किस पर आधारित है, तो गुड कंसेंस पर। यानी कि जो अंतर आत्मा से व्यक्ति की आवाज निकलती है वही इक्विटी या साम्य है। आपका एक अंतरात्मा से आवाज भी निकाली जाए भारत में भी, तब टीपीए को आगे बढ़ाया जाए। देखिए भारत में अयोध्या मामले में आपका रामलला बिराजमान को भूमि दी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों के अंतरात्मा से ये आवाज़ निकली कि इक्विटी के आधार पर मुस्लिम पक्षकारों को भी कुछ जमीन देनी चाहिए। तो कहीं कोई कानून नहीं, कहीं कोई डिमांड नहीं किया, लेकिन यही इक्विटी ही थी जिसके आधार पर 5 एकड़ जमीन को अलग से सुप्रीम कोर्ट ने बिना मांगे दिया। ये शुद्ध रूप से, यानी कि इक्विटी शुद्ध रूप से 3 बातों पर आधारित है। नेचुरल जस्टिस आपका, दूसरा जस्टिस, और तीसरा आपका गुड कंसेंस। तो बिहार में इस बार जो पूछा गया था गुड कंसेंस पूछा गया था। अब आइए आगे बढ़ा जाए, टीपीए पर बैक हो आ जाए। इंग्लैंड के चांसरी न्यायालय और कुछ और न्यायालय आपका प्रॉपर्टी संबंधी मामले इंग्लैंड के न्यायालयों में आते थे और इंग्लैंड के न्यायालय उन मामलों में फैसला सुनाते थे। और वह जो फैसला होता था वह न्याय पर आधारित होता था, जस्टिस पर आधारित होता था, शुद्ध अंतःकरण पर आधारित होता था, साम्य पर आधारित होता था। तो ऐसी दशा में उन फैसलों को ही टीपीए में क्या किया गया है? रखा गया है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि उन्हीं फैसलों को सेक्शनों में या तो हूबहू रखा गया या उन फैसलों को संशोधित करके रखा गया। यानी कि टीपीए इक्विटी कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को ही फॉलो करती है। अर्थात टीपीए में इक्विटी के सिद्धांत ज़्यादा आएंगे। और फिर पिछली बार बिहार ने पूछ दिया कि इक्विटी का सिद्धांत कहाँ समाहित है, टीपीए में पूछा भी था, यानी कि एप्लीकेशन पूछ लिया था। तो आगे बताया जाएगा। देखिए आपका निर्माण कराया जाए, पहले लॉ कमीशन बनवाइए। प्रथम जो विधि आयोग बना था आपका यूपीजे और एपीओ में ये क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में बना। यानी कि प्रथम विधि आयोग की रचना या गठन आपका 1834 ईस्वी में हुआ, जिसके जो अध्यक्ष थे वह लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले थे। ये क्वेश्चन एचजेएस में भी आ चुका है, जे में भी आ चुका है कि आईपीसी का ड्राफ्ट किसने तैयार किया, तो क्या मार कर आएंगे? और एविडेंस का ड्राफ्ट अभी बिहार बना था, किसने बनाया? स्टीफेन, सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफेन। और आईपीसी का आपका लॉर्ड मैकाले।
अभी लिखवा देंगे कोरिलेट करके, अभी पहले समझिए, आज भाई लेक्चर तो समझिए। प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर आईपीसी बनी। फिर आपका सेकेंड लॉ कमीशन अंग्रेजों ने गठित किया और सेकेंड लॉ कमीशन की सिफारिश पर आपका फर्स्ट बार सीपीसी बनी। तो फर्स्ट बार सीपीसी कब बनी? 1859, यानी कि 1859 ईस्वी में प्रथम बार जो सीपीसी बनी थी वह सेकेंड लॉ कमीशन के रिकमेंड पर बनी थी। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले, अभी पूछा नहीं गया है। और टीपीए का निर्माण तृतीय विधि आयोग की सिफारिश पर किया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है, हम लिखवाएंगे इसको लेकिन एक जगह, लेकिन याद रखिए टीपीए का निर्माण किस विधि आयोग की सिफारिश पर? तृतीय तृतीय विधि आयोग ने रिकमेंड किया। तो क्या बन गया? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम। आगे देखिए, आगे बढ़ा जाए आपका। जहां तक टीपीए की बात है, अब टीपीए की कुछ सामान्य बातें देखी जाती हैं। सामान्य बातों में अभी आपका इन सामान्य बातों से पिछली बार हरियाणा में क्वेश्चन आ ही गया था, और हरियाणा जे में ये आया था और कि टीपीए किस तारीख को इनफोर्स हुई। तो जो सामान्य बातें तो भाई रट कर जाना चाहिए, और इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? रट्टू तोता बनना पड़ेगा। देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है टीपीए में। जो पूछा जा सकता है आपका एक एक बिंदुओं पर हम देखते हैं। एक तो एक्ट नंबर, यानी कि अधिनियम संख्या या क्रम संख्या। दूसरा जो आजकल का मॉडल है, निर्माण की तिथि। 5-6 पहले लिख लिया जाए। निर्माण की तिथि ये क्या होती है, ये भी आपका कल बताया भी गया था। तीसरा प्रारंभ या प्रवर्तन की तिथि, यानी कि किस तारीख को यह कानून लागू हुआ। इस समय छोटे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने अध्याय हैं, यानी कि चैप्टर कितने हैं, ये आजकल बन रहे हैं। फिर आपका कितनी धाराएं हैं, सेक्शन कितने हैं, ये आजकल बन रहा है। फिर आपका सबसे बड़ा अध्याय कौन है, सबसे बड़ा अध्याय कौन है, ऐसा क्वेश्चन आजकल बन रहा है। सबसे बड़ा अध्याय कौन है, सबसे छोटा अध्याय कौन है। ये सब जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वर्तमान में आपका बन रहा है। देखिए इसको, देखिए आपका जहाँ तक टीपीए की बात है, एक एक क्वेश्चनों को देखिए, चांस है यहाँ से बनने का, एक क्वेश्चन बनने का ऐसा बन रहा है। और हम बताएंगे कि ऐसा क्वेश्चन कहाँ कहाँ बना है, क्योंकि जब एमपी और छत्तीसगढ़ आप जाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। अब तो उत्तराखंड भी बनाने लगा। पिछली बार अध्याय, और ये अध्याय कहाँ से कहाँ तक है, यूपी भी बना चुका है। और बिहार अभी जे में बनाया था एविडेंस एक्ट में जाकर कि एविडेंस के कितने भाग हैं, कितने अध्याय, कितनी धाराएं। तो वर्तमान में अब ऐसा क्वेश्चन भी क्या करना पड़ेगा, तैयार। देखिए इसको, एक्ट नंबर आपका 4 है, यानी कि टीपीए का अधिनियम संख्या कितना है, 4। अधिनियम संख्या हम बताएंगे आपको आगे, क्योंकि बेरक जब शुरू हो जाएगा, कल से हो सकता है शुरू हो जाए, क्योंकि भूमिका ज़्यादातर आज निपट जाएगी, थोड़ा बहुत बचेगी तो कल, और कल से आपका प्रियम्बल बता के और सेक्शन शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि सामान्य बातें आपका 2 दिन में समाप्त हो जाती हैं। अब कुल चैप्टर कितने हैं, तो कुल चैप्टर 8 हैं। याद रखिए कितने चैप्टर हैं कुल, आपका अध्याय कितने हैं, 8। इसके बाद निर्माण की तिथि याद रखिए 17 फरवरी, यानी कि 17 फरवरी आपका 1882। प्रवर्तन अभी आपका पूछा गया था ये
आपका मैं बता ही रहा हूँ, हरियाणा में अभी पूछा गया, पिछली बार पूछा गया था। तो 1 जुलाई 1882 को यह कानून क्या हुआ भारत में लागू। इसके बाद सेक्शन कितने हैं, 137 सेक्शन है, ये याद रखना है। कितने सेक्शन, 137। सबसे बिगेस्ट चैप्टर कौन है, तो सबसे बड़ा अध्याय इसमें का 2 है। 2 अध्याय है, सेक्शन 5 से लेकर 53A तक। अध्याय 2 सबसे बड़ा है, याद रखिएगा, आजकल ऐसा क्वेश्चन बन रहा है। कहाँ से कहाँ तक है, 5 से लेकर 53A तक। अब समस्या ये आई कि सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा अध्याय कौन है, तो 3 अध्याय ऐसे हैं जहाँ की सेम धाराएं 4-4 हैं। अतः कोई भाई जब बराबर हो गया तो कह किसको छोटा माना जाए, यानी कि जब 2 लोगों का सीना 56 इंच हो गया तो किसको भाई आपका बड़ा छोटा माना जाए। तो न 3 में न 13 में, तो ये क्वेश्चन क्या कर दिया जाए, छोड़ देना ही अच्छा रहेगा। भाई अब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा छोड़ दीजिएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। और आता भी है तो हाँ, ये हो सकता है आ जाए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन आजकल बन रहा है ना कि नन ऑफ द एबव, यानी कि नोटा हम दबाएंगे, तो नोटा यानी कि मार दीजिएगा इनमें से कोई नहीं, सबसे छोटा पूछे तब। आगे बढ़ा जाए इसमें, जहाँ तक टीपीए की बात है, आपका अगला पॉइंट इसमें देखा जाए। आपका टीपीए में अगला जो क्वेश्चन आपका बना था, अभी उत्तराखंड में ही बना है एक बार, कि जो टीपीए अंग्रेजों ने जब बनाया तो केवल भारत के लिए ही नहीं बनाया, आपका भारत के तमाम पड़ोसी देशों के लिए भी यह कानून बनाया गया। तो एक क्वेश्चन उत्तराखंड ये बनाया है कि भारत के किस पड़ोसी देश में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के प्रावधान लागू नहीं है, तो उसको भी याद किए रहिएगा, नेपाल। यानी कि नेपाल में आपका टीपीए लागू नहीं है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा इत्यादि देशों में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। यानी कि यह कानून एक बार आपको मैं बता दूं, विश्व के ज़्यादातर देशों में, यानी कि 40-50 देशों में यह कानून लागू है। हो सकता है कि थोड़ा संशोधन हो गया हो, लेकिन ज़्यादातर देशों में ये कानून प्रॉपर्टी के मामले में लागू है। क्यों, क्योंकि ये कानून आपका शुद्ध अंतःकरण, इक्विटी इत्यादि पर आधारित है। तो इस प्रकार चूंकि पुलिस एक्ट भी चलाना है, अभी धीरे धीरे समय बढ़ाया जाएगा भाई, अभी 45-50 मिनट का ही लेक्चर रहेगा, क्योंकि तत्काल मैं भी समय नहीं बढ़ा सकता, 2-3 दिन लगता है 1 घंटा पढ़ाने में। तो अभी आपका 20 मिनट बाद क्लास चलेगा भाई, 20 मिनट का ब्रेक रहेगा। चाय पीना हो तो आप लोग पी लीजिए, मैंने